मध्य प्रदेश की सियासत पर वंशवाद का साया गहराता जा रहा है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि प्रदेश के 270 जनप्रतिनिधियों में से 57 ऐसे हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, यानी हर चौथा सांसद, विधायक या राज्यसभा सदस्य परिवारवाद से राजनीति में काबिज हुआ है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही पीढ़ियों से चले आ रहे नाम सत्ता और संगठन में मजबूती से टिके हुए हैं। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, विश्वास सारंग, हेमंत खंडेलवाल और कृष्णा गौर जैसे नेता विरासत की राजनीति से आए हैं, तो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, उमंग सिंघार और सचिन यादव जैसे नाम शामिल हैं। बावजूद इसके परिवारवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वंशवाद में अखंड रूप से डूबी हुई है। इनकी अलायंस पार्टियां भी वंशवाद से अछूती नहीं हैं, वहां भी परिवारवाद हावी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी जनता को भ्रमित करती है, जबकि असल वंशवाद तो बीजेपी में है। उनकी पार्टी में मंत्री पुत्रों को टिकट दिए जाते हैं। कांग्रेस के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जो गांधी परिवार से हटकर रहे। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम केसरी जैसे लोग शामिल हैं। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी अपने गिरेबां में झांके। एडीआर रिपोर्ट में एमपी में वंशवाद हावी। 270 में से 57 नेता परिवारवाद से राजनीति में। भाजपा से सिंधिया, हेमंत खंडेलवाल प्रमुख नाम। कांग्रेस से दिग्विजय, उमंग सिंघार, सचिन यादव। 38 पुरुष, 19 महिला जनप्रतिनिधि वंशवाद से आए। परिवारवाद में देश में 6वें नंबर पर एमपी। ये वंशवाद में अखंड डूबे हुए लोग, और सिर्फ यही नहीं, इनकी पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो प्रमुख स्थानों पर इस पूरे देश के अंदर जो इनके सहयोगी INDI अलायंस के लोग हैं, तो फिर चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे तमाम वो पार्टियां जिनके साथ में आज कांग्रेस खड़ी है, वो वंशवाद का इस देश के अंदर ऐसा जहर है कि जिसको उखाड़ के फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी भ्रमित करती है इस देश की जनता को। बीजेपी को थोड़ा सा सामान्य ज्ञान रखना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आज दिखाई दे रही है। अब एक समय था कि सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अनेक ऐसे अध्यक्ष रहे, गांधी परिवार से अलग हटके अध्यक्ष रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गिलेबान में खुद जाग के देख ले। कई उनके मंत्री पुत्रों को टिकट दी जाती है, कई ऐसे हैं जो वंशवाद में भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में वंशवाद पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भले ही जारी हो, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ही बड़े दल इससे अछूते नहीं हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर तरफ कुछ नेता अपनी मेहनत और जनाधार से आगे बढ़े हैं, तो कुछ राजनीतिक विरासत के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़े हैं। यही वजह है कि परिवारवाद पर बहस तो तेज है, लेकिन दोनों खेमों में सियासी हकीकत लगभग एक जैसी है। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि वो विरासत को पसंद करती है या काबिलियत पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी सियासत और विरासत पर। दरअसल ADR की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ये कहती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जो हैं वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि वंशवाद के मामले में आप हमसे आगे हो, आप हमसे आगे हैं। हकीकत ये है कि देश का ऐसा शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो वंशवाद की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता हो। हर पार्टी में नेता पुत्र आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, सिद्धांतों की राजनीति का दावा करती है, तो बार बार कांग्रेस पर वो ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस का जो परिवारवाद है, कांग्रेस जो एक परिवार की पार्टी है, बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस भी पलटवार बार बार ये करती है कि बीजेपी में भी कई लोगों के वो नाम गिनाती है। जैसे रिपोर्ट में अभी आपने देखा,
मध्य प्रदेश में कई ऐसे नाम हैं, चाहे वो विश्वास सारंग हो, चाहे कृष्णा गौर हो, इधर कांग्रेस में देखें तो आप उमंग सिंगार हो, जयवर्धन सिंह हो, और भी बहुत सारे, आप उस रिपोर्ट में सारे नाम हैं। तो ये सब जो है किसी न किसी विशेष वंश, विशेष परंपरा से आते हैं। अब ये राजनीति में ये कितना नुकसानदायक है, कितना घातक है, क्या वास्तव में ये जो बड़े परिवार से आ रहे हैं, जो विरासत से जो लोग आ रहे हैं, क्या वो आम कार्यकर्ता का हक मार रहे हैं, या केवल ये इसलिए राजनीति में है, यदि वो नेता पुत्र नहीं होते तो शायद वो कहीं और होते। ये बड़े सवाल हैं, इसको लेकर बार बार विचार होते रहते हैं और आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो आज चर्चा इसी बात पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मध्य प्रदेश में वंशवाद की राजनीति के क्या है मायने? वंशवाद को लेकर क्यों आमने सामने है बीजेपी कांग्रेस? परिवारवाद से नई राजनीतिक प्रतिभाएं कितनी हो रही प्रभावित? क्या आगामी चुनाव में दिखेगा परिवारवाद का असर? तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं सागर कसेरा। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा, शैली हमारे साथ स्टूडियो में। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सागर आपसे कर रहा हूं मैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अच्छा, सागर जी भी फिलहाल नहीं जुड़ पाए। जितेंद्र जी मेरे साथ है। जितेंद्र जी, चूंकि ये तो एक ऐसा सवाल है कि ये किसी भी राजनीतिक दल से पहले पूछ लो, सब इसी विषय से गुजर रहे हैं और सबके लिए ये कॉमन ही सवाल है, क्योंकि किसी में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां वंशवाद, परिवारवाद, नेता पुत्र उनको बढ़ाया नहीं जा रहा। तो पहले आप ही बोल लें। योगेश जी, निश्चित तौर पर आज का जो विषय है ये वर्तमान राजनीति का सबसे प्रासंगिक विषय है। इस पर विमर्श होना चाहिए। अभी मैं राज्यपाल जी को भी सुन रहा था, सिसोदिया जी जिनकी आपने बाइट लगाई थी, उन्होंने सभी दलों को गिना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की। उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया। देखिए, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुखर हो रही तो उसको ये जवाब भी देना पड़ेगा कि उसने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठाला है जेपी नड्डा, वो क्या वंशवाद से नहीं आए हैं? मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष बैठाला है उन्होंने अपना हेमंत खंडेलवाल, वो क्या वंशवाद से नहीं आए? निश्चित तौर पर योगेश जी, सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति में होता क्या है कि सभी के लिए जगह है। कोई को चुनाव लड़ना होता है, कोई को संगठन में मजबूती के लिए काम करना पड़ता है, सभी का समावेश हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की राजनीति में कोई दल अछूता नहीं है इस चीज से, सभी लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पार्टी को देखना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को देखना पड़ेगा कि जिस वंशवाद के वो वंशज को टिकट दे रहे हैं उसकी योग्यता क्या है, इसका बड़ा पैमाना पार्टियों को खोजना पड़ेगा। सिर्फ किसी नेता का पुत्र है और उसको टिकट दिया जाए तो ये बात लोकतंत्र में और किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात नहीं। उसके अंदर अगर क्षमताएं हैं, संघर्ष करता है, जनता की आवाज उठाता है, तो चाहे वो नेता पुत्र हो या आम कार्यकर्ता हो, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। मैं ये बात, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरो का बेटा हीरो हो सकता है। राजनीति में इसको अब बात माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कहीं राजनीति में फायदा लेकर के ये अपने पुत्र को लॉन्च किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नेता चाहेंगे कि अपने पुत्र को जगह मिले, लेकिन राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उनकी क्षमताओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसके बाद कहीं ना कहीं, अब मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे ज्यादा मुखर है, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सुरेंद्र पटवा, दीपक जोशी, ओम प्रकाश सकलेचा, कितने नाम में लूं, इनको सबको आपको वंशवाद नजर नहीं आता। आप किसी दूसरे दल पे कीचड़ उछालने से पहले एक बार गरेबान में झांक के तो देखिए आपने क्या किया है। चलिए, कांग्रेस में वंशवाद आपको दिखाई देता है तो संजय पाठक कहां से आए? कम से कम उनको आपने चुनाव नहीं लड़ाना था। इसके बाद आप करो तो दूसरे जो कांग्रेस से आए, जिन्हें आपने, सिद्धार्थ तिवारी कहां से आए? ये सवाल उठते हैं।
मुझे योगेश जी सिर्फ एक बताइए जी जी कि सुरेंद्र पटवा को भोजपुर विधानसभा में आपने भेज दिया, विधायक बना दिया, उनका क्या योगदान था ठीक भारत बात। की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में? ये ठीक है सवाल खड़ा सागर, करके जा रहा हूँ। बड़ा विद्वान पैनल बैठा है आपके बीच में, मुझे ये जवाब दीजिए। ठीक कहीं है। संघर्ष किया हो, कहीं रैली में शामिल हुए हो, कहीं उपवास किया हो, कहीं भूख हड़ताल की हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हो, ठीक तो है। मैं मानता हूं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। ठीक बात। लेकिन एक ऑटोमोबाइल के कारोबारी को बुला करके आप विधायक बना दो, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा। ठीक है सागर जी, अब सागर जी पता नहीं अभी जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे। सागर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा चलिए ठीक है, जितेंद्र जी का तो अपना पक्ष आ गया। सागर जब अपने से जुड़ेंगे तब मेरी आवाज आ रही सागर जी आपको? शायद कुछ कनेक्शन है, कुछ मेरी आवाज मिल रही सागर जी आपको? जी बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से। अच्छा ठीक है। जी 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 योगी जी, स्पष्ट रूप से सुन पा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ देख ही पा रहा था, अब सुन पा रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि परिवारवाद वंश, जो राजनीतिक दलों में परिवारवाद वंशवाद की बेल जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये एक ऐसी अमर बेल है कि मतलब ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है, और सब इसी तरह से आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहता है। तो जितेंद्र जी ने तो अपनी बात कह दी, पता नहीं शायद आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश भाजपा में कई सारे नेता हैं, विश्वास सारंग है, कृष्णा गौर हैं, और भोजपुर से जो आते हैं अपने सुरेंद्र पटवा हैं, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में भी आए हैं। तो आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है और आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। देखिए योगी जी, मतलब ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। इस पूरे देश में ये पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस पूरे देश में अगर कोई एक ऐसी पार्टी है जो वंशवाद के विरोध में कहीं खड़ी है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुखर होकर वंशवाद के विरोध में। अदरवाइज तो आप हर तरफ देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, इनके सारे सहयोगी दलों को देख लीजिए, यहाँ तक कि जयललिता के बाद एक परिवार के अंदर ही पूरे साउथ के अंदर का माहौल देख लीजिए, और तो और जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए। आपको एक परिवार दल की पार्टी यहाँ ही दिखाई देंगी जिन्होंने अपने देश को, अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एमडी जैसे बदलते हैं, वैसे ही अपने संतानों को वो पदभार देते जाते हैं। और इसकी पूरी शुरुआत की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने इसके बाद इंदिरा गांधी को, फिर राजीव गांधी को, फिर सोनिया गांधी जी आ गई, अब राहुल गांधी जी हैं, और प्रियंका गांधी को भी इनको ढोना पड़ रहा है। तो यही तो कांग्रेस की कहानी है। और कांग्रेस में पार्टी के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक सब कुछ एक ही परिवार को जाता है, और यही राजशाही मानसिकता के नियंत्रण के कारण होता है। तो ये पार्टियां हैं ही नहीं, एक्चुअली ये तो डायनेस्टी है, परिवारवाद का गढ़ और परिवारवाद की जननी है। अच्छा। अब परिणाम क्या होता है? कांग्रेस ने देश की राजनीति को एक ऐसी वंशवादी संस्कृति दे दी जहां पार्टी में ईमानदार और योग्य नेताओं की जगह सिर्फ परिवार का बेटा या बेटी ही आगे आता है। और यही कारण है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, और आज पार्टी केवल एक परिवार बचाओ आंदोलन बनकर रह गई। तो पूरी पार्टी सिर्फ परिवार बचाओ आंदोलन के रूप में काम कर रही है। अब ये आरोप लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ गिने चुने नेता, जो आपने भी नाम ले लिए, वो कहीं ना कहीं किसी परिवार की श्रेणी से आए हैं। लेकिन आपको ये बात देखने में आप भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जहां एक ही परिवार का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही परिवार का जो बच्चा है वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और एक ही परिवार का जो बच्चा है वो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर किसी में क्षमता है तो अपनी क्षमता के कर्मवाद के आगे हम उसको स्थान देते हैं। तो ये कर्मवाद का परिणाम है अगर कोई जगह लेता है। और मैं जवाब देना चाहता हूं कि अब देखिए भाजपा की तरफ अगर थोड़ा सा देख लें तो जहां आपको देखने मिलेगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी भी कार्यकर्ता पद्धति से चुनकर आए हैं। ये सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हैं जिनका आपस में कोई भी पारिवारिक रिश्ता नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। ठीक बात। मैं जरा शैलेंद्र जी को इन कर लेता हूं, फिर मैं जितेंद्र जी के पास आऊंगा। हाँ शैलेंद्र जी, अब ये तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे यहाँ तो परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में बीजेपी कह रही, कांग्रेस में, और एडीआर की रिपोर्ट कह रही कि दोनों में। अब आप क्या कहते हैं? निश्चित ही देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, मैं तो कहूँगा ना केवल बीजेपी और कांग्रेस बल्कि जो और अन्य प्रमुख राजनीतिक दल हैं देश के भीतर, सभी में कहीं ना कहीं वंशवाद जो है वो हावी है, और एक बड़ी मात्रा में है। केवल कांग्रेस पे आरोप लगा देना या बीजेपी के लिए बोल देना,
लेकिन योगीराज जी, मेरा इसमें ये कहना है कि इसमें हमको ये पैमाना जरूर देखना चाहिए कि जो लोग राजनीतिक विरासत को लेके आगे बढ़े हैं उसमें उनका सफलता का प्रतिशत कितना है और असफलता का प्रतिशत कितना है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जिन लोगों के भी अपन नाम गिना रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग अपना एक सक्सेसफुल करियर आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। चाहे विश्वास सारंग जी हों, लगातार चुनाव जीत कर आ रहे हैं, चाहे कृष्णा गौर जी हों, वो भी चुनाव जीत रही हैं। सुरेंद्र पटवा जी की बात की तो वो विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इंदौर में जाएंगे तो कैलाश जी ने भी लॉन्चिंग अच्छी कराई थी बेटे की, लेकिन किसी कारण से उनको दोबारा टिकट नहीं मिल पाया, आगे जाके मिल जाएगा। अगर हम जयवर्धन सिंह की बात करें जो कि दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, तो उनका भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस है, 3 चुनाव जीत गए हैं। ये वाला 2023 का चुनाव भले उन्होंने कम मार्जिन से जीता है, लेकिन वो जीते हैं। केंद्र में अगर हम देखते हैं तो अनुराग ठाकुर उदाहरण है एक बड़ा युवाओं के लिए, राहुल गांधी तो हैं ही। तो इसमें मेरा ऐसा व्यक्तिगत मेरा कहना है कि ये जो इलेक्शन वॉच की जो रिपोर्ट है जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं एडीआर की, तो इसमें अगर राजनीतिक दलों के भीतर वंशवाद है, जिसको अब देखा जाए तो देखिए एक तरीके से जनता ने भी स्वीकार कर लिया है। अगर जनता ने स्वीकार नहीं किया होता तो भारी मतों से इन युवा चेहरों को चुनाव हरा देती जनता, वर्तमान के या इसके पहले के। भाई आज बिहार में चुनाव चल रहा है, तो जो बीजेपी के साथ जो चुनाव लड़ते हैं, चिराग पासवान जी के जो पिता थे, केंद्रीय मंत्री थे, एनडीए के सहयोगी रहे, तो वो भी वहां पे हैं। लालू जी का परिवार देख लीजिए। हम यूपी की बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को तो कोई नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। उनके तो परिवार में 4 पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा सदस्य बचा हो जो चुनाव लड़के जीत के विधायक सांसद ना बना हो। सही है। तो लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है। असल में देखिए शैलेंद्र जी, मसला इसी बात का है। देखिए किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, आप में काबिलियत है, आप मैदान में आइए और खड़े हुई हो, चुनाव जीतिए, ये राजनीति का सिद्धांत है। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे आपने उदाहरण दिया अभी समाजवादी पार्टी का, एक परिवार वो जिला पंचायत से लेके जनपद पंचायत से लेके विधायक, सांसद और तमाम कम से कम 40-45 लोग उस परिवार की राजनीति में अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं। जो अखिलेश जी हैं वो खुद ही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो देखिए मौका दिया किसी और को। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी में आज खड़गे जी की बात हो रही है, ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन इसमें मेरा जो आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इसी पे आगे बढ़ें। हाँ, जनता को तय करना होगा, ठीक बात, कि उन्हें किसको चुनना है। ठीक बात। जितेंद्र जी, एक तो आप फिंगर रेस कर रहे तो आप अपना जवाब देना, लेकिन एक सवाल मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे शुरू में भी मैंने कहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होती इन चीजों से, सवाल सिर्फ यह आ जाता है कि आप किसी एक आम कार्यकर्ता का जो बेचारा पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 15 सालों से पार्टी के प्रति समर्पित है, जिसने अपना मतलब भूखे रहकर और पूरी मेहनत करके पसीना बहा के पार्टी में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसको दरकिनार कर यदि ऐसे लोग आते हैं तो फिर ये जरूर ऑब्जेक्शनेबल होता है। इस पर भी आप अपने विचार रखें। निश्चित तौर पर योगेश जी, अगर कोई पूरा का पूरा परिवार में, आपने जैसे भी शैलेंद्र जी ने कहा कि इस तरह से 150 लोग किसी परिवार के किसी राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता में जाते हैं या विधायक बनते हैं या जिला पंचायत से लेकर सरपंच जी तक उन्हें चाहिए, तो ये निंदा का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात करती है तो उसको पहले अपने आप के चरित्र को देखना होगा कि वो कितनी सफल है इन सब चीजों को रोकने में। अरे आपने तो जेपी नड्डा को बना दिया जो वंशवाद का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है। हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश की बागडोर दे दी जो वंशवाद का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है। आप किस मुंह से बात करेंगे किसी दूसरे राजनीतिक दल की? कह रहे इक्का दुक्का। अरे विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सुरेंद्र पटवा, सिद्धार्थ तिवारी, संजय पाटिल, ओम प्रकाश सखलेचा, मालिनी गौड़, दिव्यराज सिंह, अशोक रुवाणी, अर्चना चिट्टी, कितने नाम गिनाऊं मैं आपके? एक नहीं, कम से कम 500 नाम आपने वंशवाद के लोगों के सुनने अपनी पार्टी को कर दिया। अब आप कहते हैं राहुल जी, मैं सुनना चाहता हूँ जितेंद्र जी, 57 में से कितने हैं ये तो बताइए। आपने गिनती करी भारतीय जनता पार्टी के 57 में से कितने नाम हैं? आप कहते हैं राहुल जी, प्रियंका जी, शैलेंद्र जी ने स्पष्ट किया कि देखिए कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 से बनी। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। भूमेश चंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जेपी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, यूएन देवर, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, एस नीलम। इसके बाद चलिए जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ,
पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कौन सा बात इसमें नजर आया? तो 140 साल पुरानी पार्टी में अगर कोई दो परिवार आपने इतने सारे नाम गिना दिए, इतने सारे, तो कुल बीजेपी के अध्यक्ष बहुत तकलीफ हो गई। मैं कम से कम 75 नाम गिना रहा हूँ आपका जो। अरे 75 मत गिना, उनके पास तो 15 नहीं बेचारों के पास जो 75 अध्यक्ष बने हो। तो सागर जी, खैर ये देखिए, ये तो एक निश्चित तौर पर परिवारवाद को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जो मूल जो भाव जो आता है, जो मूल इसके पीछे जो बात आती है वो यही आती है, जो चिंता जो व्यक्त की जाती है कि कम से कम जो एक जुनैन कार्यकर्ता आपका है उसकी तो हत्या कर रहे हैं आप लोग। मान लो किसी सीट पर कोई एक ऐसा ईमानदार छवि वाला प्रत्याशी अपनी मेहनत करता है और वहाँ से अचानक पैराशूट लैंडिंग कहीं से हो गई या किसी परिवार से कोई आदमी आ गया, तो आप सोचिए कि उस प्रत्याशी पर क्या गुजरेगी। दूसरी बात है कि राजनीति में आज का दौर तो खैर ऐसा है कि बहुत कम मौके मिलते हैं। एक समय था जब सभी के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध रहते थे, चाहे वो खेल की बात कर लें, चाहे राजनीति की बात कर लें, चाहे नौकरी की आप बात कर लें। अब सीमित अवसर है और सीमित अवसर में यदि ऐसा अचानक पक्षपात हो जाता है तो निश्चित तौर पर कई लोगों के सपनों पर कुठाराघात होता है। अब बोलिए आप। योगी जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं और इसलिए मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि ये देशव्यापी समस्या है। और आप कितनी भी बातें कर लें जितेंद्र जी, लेकिन आप इस बात से कभी झुटला नहीं पाएंगे कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को डेवलप करने वाली भारत में जननी समझ में नहीं आए। और ये जो जननी, इतने नाम गिना दिए अभी आपकी समझ में नहीं आया परिवारवाद। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अंतर भी बता देता हूँ ना जितेंद्र जी, अंतर भी आपको समझना पड़ेगा। अंतर ये है कि जब आपके परिवारवाद में जब आप कोई नेता बनाते हैं तो वो रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपकी पार्टी तो मास्टरी रही है एक परिवार की, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को भी रिमोट कंट्रोल से चलाया है। क्या वो आपकी समझ में नहीं आया? और ये जो भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री ये दो लोग जो रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? अध्यक्ष कैसे चलते हैं? अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री मोदी रिमोट कंट्रोल से पूरी पार्टी चला रहे हैं, आपके अध्यक्ष पूरी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा नहीं? दो शब्द में आपसे कहीं ऊपर पर भी पूछना चाह रहा हूँ। आपकी CWC की बैठकों में उनकी चेयर की जगह तो हमारी माता जी की चेयर लगाई जाती। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से आप अपने कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा कोई बोल पाया है? मध्य प्रदेश में अभी दो लोग पार्टी चला रहे हैं, दो लोग सरकार चला रहे हैं। चयन में किसी की हिम्मत है कि कैबिनेट में बात कर ले? ये आपका आंतरिक लोकतंत्र है और आप बात कर रहे हैं परिवारवाद से ठीक है, दृष्टिगत होकर के। अब असल में ठीक है, अब असल में वंशवाद ये है जो अभी यार निकल के आए ना इतनी देर की वार्ता में, कि दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि आप क्या क्या और आप क्या क्या, कौन रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इस बात का विरोध होना चाहिए, ये है वंशवाद। खैर शैलेंद्र जी, ये देखो, निश्चित तौर पर एक बात ये जरूर है कि राजनीति बड़ा मतलब कठिन फील्ड है किसी के भी कैरियर के लिए, और भले ही आप किसी परिवारवाद से आ जाए लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। मान लो आपको टिकट मिल गया, एक परिवार के चलते आपको जैसे तैसे आप टिकट हासिल करने में सक्षम हो गए, तो जीत जाओ, इसकी भी कोई वो गारंटी नहीं। इसलिए हमेशा, चाहे आप किसी परिवार से आए, चाहे सामान्य कार्यकर्ता से आए या सामान्य परिवार से आए, यदि आप में काबिलियत नहीं है, यदि आपके साथ लोगों का लगातार तादाद में जीवंत संपर्क नहीं है, आप जनता की सेवा की भावना नहीं रख पा रहे, तो आप असफल होंगे ही। और ऐसे परिवारों का, ऐसे वंशवादियों का, ऐसे नेता पुत्रों का विरोध किया ही जाना चाहिए। लेकिन इन सब की भी दोनों पार्टियों के लिए एक खुश बात ये भी है, खुशखबरी भी ये भी है कि दोनों दलों में कई नेता पुत्र ऐसे आए जिन्होंने न केवल अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने प्रदेश और देश को बेहतरीन लीडरशिप दी। तो इसके लिए तो निश्चित तौर पर सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस पर चिंता अपन व्यक्त कर रहे हैं, उस पर चिंता राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए और काबिलियत पहला आधार होना चाहिए। जी, निश्चित ही हर क्षेत्र में काबिलियत पहला आधार होता है। योगी जी, आप ही की बात में बात जोड़ता हूँ कि जैसे मैंने ही कहा, आपने उसको आगे बढ़ाया कि भाई टिकट मिला है और वो जीते, जनता उसको चुने ना चुने। इसमें एक बात और गौर करने वाली है, अगर वो छूट जाएगी तो उन लाखों लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। जितेंद्र भाई भी हमारे संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, सागर जी भी पहुंचे हैं। देखिए, एक प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो आ जाता है किसी राजनीतिक परिवार में, जो वंशवाद की बात हो रही है, किसी राजनेता का पुत्र हो या पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो या पति हो, इन लोगों को जो प्रिविलेज मिलता है, इनकी जो एंट्री होती है, जैसे बहुत सॉफ्ट लैंडिंग
एंट्री कहते हैं या कई बार पैराशूट एंट्री कहते हैं, ये प्रिविलेज एक आम कार्यकर्ता के साथ राजनीतिक दल के नहीं होता है। कोई कार्यकर्ता 5 साल, 10 साल, 25, 30 साल संघर्ष करने वाले लोग मैंने देखे हैं जो आज भी किसी बड़े पद पे जाने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। अब इसमें 2 पैमाने हैं, एक तो जनता ने स्वीकार किया या नहीं किया। उदाहरण है हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 2019 का चुनाव हार गए, जनता ने नकार दिया, फिर उन्होंने अपना राजनीतिक दल बदला, वो अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो अपनी राजमाता की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान में देखिए आप, उनकी बुआ जी ने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में उनकी जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने नेतृत्व किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जनता ने उनको नहीं पसंद किया, नहीं चुना। ठीक बात, आपने बड़ी अच्छी बात करी शैली जी। और एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम तीनों या चारों लोग जो आए, ये खुश होने वाली बात है कि हम किसी परिवार से नहीं आए, ये काबिलियत के दम पर आए। हम चाहते हैं कि राजनीति में यही पैमाना लागू हो और प्रतिभाशाली बच्चे आगे आए और देश का नेतृत्व करें, क्योंकि ये निश्चित तौर पर नया जब नेतृत्व आता है, नई पीढ़ी आती है तो उसका एक नए विचार के साथ आते हैं। लेकिन आपने बहुत शानदार चर्चा की, तीनों युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।